यूट्यूब चैनल हमने 27 क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। ये मैं आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अनुसार क्वेश्चंस करा रही हूँ। इससे जानकारी प्राप्त होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। अलंकार वाला टॉपिक लगा हुआ है, कुछ प्रमुख अलंकार लगे हुए हैं जिसमें से मैंने श्लेष अलंकार के क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन नंबर 28 है। कल हमने 27 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 27 से आगे के क्वेश्चन मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5? आपको पता है श्लेष अलंकार के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। श्लेष अलंकार का उदाहरण देकर भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है? अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। सभंग श्लेष का क्या मतलब है? जिस श्लेष के हम क्या है टुकड़े करके जिसका अर्थ निकाला जा सकता है वो तो होता है सभंग श्लेष, और अभंग जिसको कि भंग नहीं किया जा सकता वो होता है अभंग श्लेष। तो श्लेष अलंकार के प्रकार 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 29 है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो। क्या शब्द आ गया इधर? मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? आपको पता है जहाँ पर जनु, जानहु, मनु, मानु आदि शब्द आते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए या कल्पना की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की क्या करते हैं? संभावना या कल्पना करते हैं। जब भी तो जनु, जानहु, मानो, मानो ये ऐसा हो गया हो तो कल्पना ही तो करते हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके उदाहरण में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? मनु, मनहु, जनु, जनहु, जानो शब्द का प्रयोग होता है या मानो शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ कौन सा प्रयोग हुआ था? मानववाचक शब्द का प्रयोग हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इसमें क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन आरपीएससी में आ चुके हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब क्या हो गया? हमसे गलत कथन पूछा जा रहा है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिल्कुल अभी हम पढ़कर आए हैं ऊपर। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय में किसकी कल्पना की जाती है? उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा में क्या होता है? रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, वो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा। और उपमा में क्या है? चारों अंग प्रेजेंट भी हो सकते हैं या उनमें से एक अंग लुप्त भी हो सकता है। उपमा के भी क्या होते हैं? भेद होते हैं। जैसे पूर्ण उपमा होता है, लुप्तोपमा होता है, मालोपमा होता है। तो उपमा अलंकार को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उपमा अलंकार में क्या होती है? वस्तुओं की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। जैसे सीता का मुख चांद के समान सुंदर है, तो सीता के मुख की तुलना किससे कर दी? चांद से कर दी। तो वो वहां कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। उपमा अलंकार में क्या होते हैं? उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द का प्रयोग होता है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहां श्लेष अलंकार होता है। हम श्लेष अलंकार भी पढ़कर आए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, सभंग और अभंग। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? किसी भी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहां श्लेष अलंकार होता है। अगला ऑप्शन है, जहां उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए वहां संदेह अलंकार होता है। यही गलत है। वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जहां उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। ये संदेह गलत है।
क्वेश्चन नंबर 31 मैंने छंद में से बनाया है। देखो छंद कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं, वर्णिक छंद होते हैं। तो मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मात्रिक जो छंद होते हैं उनमें मात्रा कितने प्रकार की होती है। तो 3 होती है कि 2 होती है कि 4 होती है कि 5 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। एक तो होती है हमारी ह्रस्व मात्रा और एक होती है हमारी दीर्घ मात्रा। एक होती है हमारी ह्रस्व मात्रा और एक होती है दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्रा को हम इस तरह से अपग्रह के चिन्ह से दर्शाते हैं और ह्रस्व मात्रा को इस तरह से हम दर्शाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है, छांटिए। अब देखो आपको इस क्वेश्चन को वो ही कर पाएंगे जिनको छंदों का संपूर्ण रूप से ज्ञान होगा। छंद क्या होते हैं, मात्रिक छंद भी होते हैं और वर्णिक छंद भी होते हैं। मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्राओं के आधार पर हम उनकी पहचान करते हैं और वर्णिक छंद में क्या होती है, वर्णों की मात्रा होती है, उनके लिए क्या बने होते हैं, गण बने होते हैं। तो देखो दोहा मात्रिक छंद है, लेकिन जो द्रुत विलंबित है ये मात्रिक छंद नहीं है और सवैया भी क्या है, मात्रिक छंद नहीं है। देखो सौरठा ये मात्रिक छंद है, लेकिन इंद्रवृज्या मात्रिक छंद नहीं है, मंदाक्रांता मात्रिक छंद नहीं है। और देखो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं तो ये मात्रिक छंद हो गया। रोला में कितनी, दोहा में कितनी होती हैं, 13-11 होती हैं, है ना। विषम मात्रिक छंद होता है दोहा और रोला में कितनी होती है, 24 मात्राएं होती हैं। रोला की 24 कलाएं तुम जानो, इस तरह से तुम याद कर सकते हो। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा कैसा है, अर्धसममात्रिक छंद है, अर्थात इसके पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं और चौथे चरण में क्या होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। देखो मंदाक्रांता वर्णिक छंद है, सवैया वर्णिक छंद है, लेकिन जो चौपाई है वो कैसा है, मात्रिक छंद है। और हमसे पूछा जा रहा है केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में, केवल मात्रिक छंद हमको बताना है। तो ये जो तीसरा है चौपाई, दोहा और रोला, चौपाई, दोहा और रोला, इसमें क्या है, मात्रिक छंद है। चौपाई में 16 मात्राएं, दोहा में 13-11 और रोला में क्या होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। अब अगला जो क्वेश्चन मैंने बनाया है वो गुण से बनाया है। आपके काव्य गुण सिलेबस में लगे हुए हैं, आपको पता होनी चाहिए। काव्य गुण कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये तो सबको याद होगा कि काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। ओज, प्रसाद और माधुर्य। तो देखो माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन पूछा जा रहा है। इसमें संयुक्ताक्षर का प्राय अभाव होता है, बिल्कुल सही बात है। माधुर्य गुण होता है जहाँ पर, वहाँ पर संयुक्ताक्षर का अभाव होता है। समास का भी अभाव होता है। हृदय में द्वितीय उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ट वर्ग के व्यंजन होते हैं, यही गलत है, क्योंकि ट वर्ग के व्यंजन हमको किस में मिलते हैं, ओज जहाँ पर गुण होता है ना, ओज जहाँ पर वीरता दिखाई जाती है वहाँ पर ट वर्ग के व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन, ये किसकी है, ओज गुण की पहचान होती है। अब देखो अगला क्वेश्चन 34, ओज गुण का संबंध किस रस से है। अब पूछा जा रहा है कि जो ओज गुण है उसका संबंध किस रस से है, रौद्र रस से है, श्रृंगार से है, या शांत से है, या करुण से है। तो ओज गुण का संबंध किससे हो गया, रौद्र, जहाँ पर वीरता आती है। तो ओज गुण का संबंध किस रस से है, रौद्र रस से है, मतलब वीरता का भाव उत्पन्न हो जाता है, ओज शरीर में ओज उत्पन्न हो जाता है, रौद्रता उत्पन्न हो जाती है। तो किस रस से हो गया, रौद्र से इसका संबंध हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 मैंने शब्द शक्ति से लिया है। जहां मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है। देखो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जहां मुख्य अर्थ की प्रधानता होगी जहां वहां कौन सी होगी, अभिधा होगी। जहां मुख्य अर्थ के आधार पर अर्थ ना निकलकर लक्षणों के आधार पर अर्थ निकलता है वहाँ कौन सी होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है, जहाँ की मतलब एक ही शब्द है उसके भिन्न भिन्न लोग अपने अपने अनुसार अर्थ निकाल लेते हैं, वहाँ व्यंजना शक्ति होती है। जैसे हम कहते हैं शाम 4 बज गए, 4 बज गए, तो किसके लिए 4 बज गए, 4 देखो जो पुजारी होगा वो क्या करेगा, मतलब मंदिर, या हम कह सकते हैं कि 6 बज गए, तो 6 बज गए इसका मतलब किसी के लिए तो मंदिर का पूजा करने का टाइम हो गया, किसी के लिए घूमने का टाइम हो गया, तो सबका क्या है, अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो वहां पर क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ पर होगी, जहां पर हम लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ निकालते हैं। जैसे उदाहरण
उदाहरण बताती हूँ मैं आपको, जैसे सीता निरी गाय है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सीता गाय है, इसमें क्या है, सीता निरी गाय है। तो हमने जो गाय के लक्षण है वो लक्षण किस में देख लिए, सीता के अंदर देख लिए। इसका मतलब क्या है, सीता भोली भाली है। तो लक्षणों के आधार पे इसका अर्थ निकाल रहे हैं ना, तो ये कौन सी हो गई, लक्षणाशक्ति। इसमें क्या है, मुख्यार्थ की प्रधानता ना होकर किसकी प्रधानता हो गई, लक्ष्यार्थ। लक्षणों में क्या जाएगा, लक्ष्यार्थ, और व्यंजना शब्द शक्ति में क्या जाएगा, व्यंजनार्थ। तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति हो गई, अभिधा शब्द शक्ति हो गई। जहाँ मुख्यार्थ की प्रधानता होती है वह कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा होती है। अब देखो, ये मैंने 36 क्वेश्चन लिया है, ये मैंने लिया है संचार माध्यमों में से। एनकोडिंग का अभिप्राय है। एनकोडिंग क्या होता है, देखो संदेश में क्या होता है, सबसे पहले तो स्रोत होता है, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, संचारक कह सकते हैं, अर्थात संदेश भेजने वाला। ये संदेश को किससे भेजेगा, कोई भाषा तो होगी इसकी, तो वो किसका प्रयोग करेगा, एनकोडिंग का प्रयोग करेगा। तो एनकोडिंग का अभिप्राय क्या हो गया, संदेश की भाषा। संदेश का प्रसारण नहीं होगा, संदेश का प्राप्त करना नहीं होगा, संदेश को समझना नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एनकोडिंग का अभिप्राय संदेश की भाषा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। मतलब एक तो हमको संदेश भेजने वाला कौन है, संचारक है ना, और संदेश को ग्रहण करने वाला कौन है, प्राप्तकर्ता। तो ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें कि संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य कोई भी संबंध नहीं होता है, तो वो क्या होगा, जनसंचार होगा। जैसे अखबार आते हैं हमारे घर पे, जिसने वो बनाए हैं या जो इसका संचार करने वाला है और हम उसको पढ़ रहे हैं, तो हमारे बीच में कोई सीधा संबंध है, नहीं है। टेलीविजन पर कोई कुछ भी प्रोग्राम आता है, तो जिसने वो प्रोग्राम का निर्माण किया और हम देख रहे हैं, क्या हमारे बीच में कोई सीधा संबंध है, नहीं है। तो इनके बीच में क्या होता है, सीधा संबंध नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है, जनसंचार में। समूह संचार में तो सीधा संबंध होता है। समूह संचार में हम क्या रख सकते हैं, जैसे हम संसद को रख सकते हैं, तो संसद में कोई व्यक्ति अपना भाषण दे रहा है और हम भी उसी में बैठकर उसका भाषण सुन रहे हैं, तो हमारा क्या है, उससे संबंध है। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है, अपने खुद के अंदर के स्वयं के भाव होते हैं। जैसे हम पूजा कर रहे हैं भगवान के प्रति, तो हमारी ले क्या है, भगवान के अंदर है, तो हमारा क्या है, उनसे क्या है, सीधा संबंध है। और अंतर्वैयक्तिक क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक दो व्यक्तियों के बीच में जो वार्ता होती है, तो हम आपस में एक दूसरे को जान रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, तो हमारे बीच में भी क्या है, सीधा संबंध है। लेकिन केवल जनसंचार ऐसा होता है जिसमें कोई सीधा संबंध नहीं होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समाचार लेखन के जो 6 ककार हैं वो पूरे याद करके जाने हैं। 6 ककार में जो 4 ककार अलग से है, जिनका अलग वर्णन किया गया है, और 2 ककार नीचे की तरफ आते हैं, तो इसको मैं आपको अलग से करा दूंगी। समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, 6 होते हैं। 4 नहीं होते, 5 नहीं होते और 3 नहीं होते। कितने ककार होते हैं, 6 ककार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन की शैली है। अब देखो हमसे पूछा है समाचार लेखन की शैली क्या है, सीधा पिरामिड है, उल्टा पिरामिड है, लंबा पिरामिड है, ए या बी दोनों। तो जो समाचार लेखन की शैली होती है वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। देखो इस तरह से होती है, इसके क्या है, 3 पार्ट होते हैं, है ना। तो इसमें सबसे मुख्य समाचार क्लाइमैक्स होता है, प्रारंभ में आता है, फिर उसके कम वाला आता है, फिर उससे कम वाला आता है। तो ये क्या हो गई, उल्टा पिरामिड शैली हो गई समाचार लेखन की। तो समाचार लेखन की शैली क्या होती है, उल्टा पिरामिड होती है। इसमें जो क्लाइमेक्स आता है वो क्या आता है, प्रारंभ में आता है। तो समाचार लेखन की शैली में क्या आ जाएगा, उल्टा पिरामिड शैली होती है। ना तो सीधा पिरामिड होती है, ना लंबा पिरामिड होती है, ना ए और बी दोनों आएगा। इसका आंसर आएगा उल्टा पिरामिड। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखो इसमें क्या बताया गया है, कहानी किसी एक की नहीं, वह करने वाले की है। इसमें कह रहा है कि कहानी किसी एक की नहीं है, वह करने वाले की है, सुनने वालों की भी, इसकी उसकी सबकी सृष्टि समूचे परिवार की, नानी की मोहर इस पर है। कहानी किसी एक की नहीं है, वह किसकी है, करने वाले की है, सुनने वालों की भी, इसकी उसकी सबकी सृष्टि अर्थात समूचे परिवार की है, नानी की मोहर क्या है, इस पर है। इस लोक की प्रज्ञा होने के कारण हर किसी की कहानी लिखी और सुनी जा सकती है, यह किसने कहा था। देखो जो कहानी जनसंचार अभिव्यक्ति और जो जनसंचार वाली किताब है ना,
ना 11th और 12th की, मैंने उसमें से ये क्वेश्चन बनाया है। यह किसने, और ये क्वेश्चन भी ऊपर वाला है ना, मैं उसी बुक में से बनाकर आपको बता रही हूँ। तो ये किसने कहा था? कृष्णा सोबती ने कहा था, मन्नू भंडारी ने कहा था, अनामिका ने कहा था या महादेवी वर्मा ने कहा था? तो ये कहा था कृष्णा सोबती ने। अब अगला क्वेश्चन देखो, कहानी के कथानक को आगे कौन बढ़ाता है? आपके सिलेबस में देखो कहानी, नाटक, कविता, वार्ता, ये टॉपिक दे रखे हैं, उनमें से मैं क्वेश्चन बनाए हैं। कहानी के कथानक को आगे कौन बढ़ाता है? वातावरण बढ़ाता है, द्वंद्व बढ़ाता है, शीर्षक या मनोरंजन? तो कहानी के कथानक को जो आगे बढ़ाता है वो होता है द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 42 है, कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है? कथानक होता है, पात्र विधान होता है, या संवाद होता है, या उद्देश्य होता है? तो कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कथानक होता है। यदि कथानक ही नहीं होगा तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? जो राजपत्र में प्रकाशित होता है वो कौन है? ज्ञापन है, परिपत्र है, निविदा है, या अधिसूचना है? जो राजपत्र में प्रकाशित होता है वो क्या होता है? अधिसूचना होती है। ये क्वेश्चन अभी आरपीएससी के पेपर में आया हुआ है। मैं इन पेपरों को जो आपको करा रही हूँ ये सारे PYQ हैं, और इसके अलावा मैं आरपीएससी के पेपर में से भी क्वेश्चन उठाती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो निम्न में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? वो होती है अधिसूचना। निविदा नहीं है। निविदा क्या कहते हैं? इंग्लिश में टेंडर कहते हैं। परिपत्र क्या होता है? सर्कुलर होता है। ज्ञापन, इनका हमको सबका इंग्लिश अर्थ भी आना चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44, ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? हमसे गलत कथन पूछा जा रहा है। किसके संदर्भ में? ज्ञापन के संदर्भ में। तो देखो यह अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र होता है। बिल्कुल सही है। यह अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र होता है। अन्य पुरुष में लिखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें अभिवादन नहीं होता है तथा अंत में प्रशंसा वाक्य भी नहीं होता है, और इसका क्या होता है? एक ही अनुच्छेद होता है। ये क्वेश्चन मैंने देखो किस में से बनाया है, और ये क्वेश्चन आरपीएससी ने दिया भी है। ये अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक में नहीं है, ये जो 9th से 12th ग्रामर की बुक चलती है ना अलग से, उसमें भी ये टॉपिक दे रखे हैं, और उसके अंदर सेम ये ही भाषा दे रखी है, और जो आरपीएससी ने अभी ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, प्रेषित जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम व पता पत्र के ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है। ये ही गलत है, क्योंकि प्रेषित जिसे हम भेज रहे हैं उसका नाम व पता कहाँ पर होता है? अंत में होता है और बाईं ओर होता है। इसने लिख दिया ऊपर होता है, दाईं ओर होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। जबकि कहाँ होता है? अंत में होता है और बाईं ओर लिखा जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45, कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों या जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करता है? कोई या तो राजकीय है या गैर राजकीय संस्थान है, वो अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों को जनता तक पहुंचाएगा, तो वो किसका प्रयोग करेगा? वो करता है विज्ञप्ति का प्रयोग। अधिसूचना का नहीं करता, ज्ञापन का नहीं करता, सरकारी पत्र का नहीं करता, वो किसका करता है? विज्ञप्ति निकालता है, और जनता तक जब भी तो पहुंचती है, फिर जनता उस विज्ञप्ति को देखती है और उसके बाद वो कांटेक्ट करती है राजकीय या गैर राजकीय संस्थान में। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखो, कपन कहानी के अनुसार माधव की शादी हुए कितने साल हुए थे? आपके सिलेबस में देखो, एक तो कफन कहानी लगी हुई है, एक आपके पुरस्कार कहानी लगी हुई है, एक मन्नू भंडारी की कहानी लगी हुई है, यही सच है। तो ये मैंने कफन कहानी में से लिया है। कफन कहानी के अनुसार माधव की शादी को हुए कितने साल हुए थे? 1 साल हुआ था, 2 साल हुआ था, 3 साल हुआ था, या 4 साल हुआ था? तो कफन कहानी के अनुसार माधव की शादी को हुए कितने साल हुआ था? 1 साल हुआ था। तो आज मैंने आपको 46 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आगे की वीडियो में आपको कल प्रोवाइड कराऊंगी, देखूं मैं कितने क्वेश्चन बना पाती हूँ। जितने भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगी वो मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगी। ये
इम्पोर्टेंट नोट समझ लो या कुछ भी समझ लो, मतलब इसके जरिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी की तैयारी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। इसमें मैं क्वेश्चन कौन से ले रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कल मैं आपको कोशिश करूंगी हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन लाऊंगी, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाएंगे और स्नातकोत्तर पाठ के भी क्वेश्चन बनाऊंगी। और इसके अलावा अभी हमारी कहानियां और निबंध, इनमें से मैंने अभी क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, उनके भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इस तरह से हम डेली क्वेश्चंस करते जाएंगे। देखो कितने क्वेश्चंस बनते हैं, इनका मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से डालती जाऊंगी और क्वेश्चंस की सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। 46 के बाद 47 जितने भी बन गए, फिर 100 के बाद 101, ऐसे करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू गाइस। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।